आज की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, ईरान ने आखिरकार इजराइल का एक बहुत बड़ा विकेट गिराया है। बताएंगे किस तरीके की अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। अमेरिका और इजराइल की तमाम तैयारियों के बीच में एक बड़े दिग्गज को निपटाया गया है दोस्तों, जिसके बाद बहुत बड़ा विकेट गिरा है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पूरे देश भर के अंदर भी जोरदार तरीके का आंदोलन देखने को मिल रहा है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके से मोबाइल इंटरनेट की सुविधाएं भी बंद कर दी गई है, कहां पर हुआ है जोरदार तरीके का प्रदर्शन, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ईरान एक ऐसा देश है जो कभी भी अमेरिका और इजराइल के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ईरान और इजराइल के दरमियान चल रहे जंग से जुड़ी हुई आई है दोस्तों। अपडेट यह है कि ईरान ने लगातार बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी है, और इसके अलावा ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, जिससे कुवैत के अंदर अमेरिकी दूतावास पर भी मिसाइल गिराकर पूरी तरीके से अमेरिका की तैयारियों को ध्वस्त कर दिया गया है दोस्तों। और ईरान के सपोर्ट में प्रॉक्सी फोर्सेस ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है, यानी ईरान को सपोर्ट करने वाले अलग अलग देशों के अंदर जो ग्रुप होते हैं दोस्तों, वो हर जगह पर एक्टिव होकर कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट करते हुए अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं पर अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, तो कहीं इजराइल का बुरा हाल किया जा रहा है। इसी बीच अमेरिका ने एक चाल चली थी, उसको लग रहा था कि अगर ईरान अरब देशों में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर हमला करेगा तो इससे अरब देश नाराज हो जाएंगे और ईरान पर हमला करने लगेंगे, जिसके बाद ईरान और अरब देशों के बीच में पूरा मामला बन जाएगा और अमेरिका वहां से चला जाएगा पूरे मिडिल ईस्ट को, अरब को आग में झोंककर दोस्तों। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ईरान ने कतर से लेकर यूएई, सऊदी अरब और कुवैत के अलग अलग अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद अरब के देशों ने किसी भी तरीके का हमला अभी तक ईरान के ऊपर नहीं किया है, जिससे पता चल रहा है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के देश है, यानी जितने भी पश्चिम एशिया के देश है दोस्तों, वे सब लोग जानते हैं कि अमेरिका उनका असली दुश्मन है और ईरान अपने खुद की लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका से लड़ रहा है, किसी और अरब के देश से नहीं लड़ रहा। इसके बाद इजराइल को एक ऐसा भारी नुकसान पहुंचाया गया है दोस्तों, जिसे लेकर मीडिया में रिपोर्टें छप रही है। आपको बता दें कि ईरान के ताजा मिसाइल हमले में इजराइल में अलर्ट के बावजूद इजरायली सेना के द्वारा ईरान के मिसाइलों को नहीं रोक पाने के बाद एक बड़ी अपडेट आई कि ईरान ने नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर पर मिसाइल मारा दोस्तों, जिसकी वजह से नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ मारा गया है। और ईरान की फौज ने कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू के कार्यालय को, यानी नेतन्याहू जहां पर बैठता है, जो उसका हेडक्वार्टर कार्यालय है, उसे पूरी तरीके से उड़ा दिया गया। ऐसे में दोस्तों कई सारे बड़े टॉप लेवल के अफसरान यहां पर मौजूद थे, जिनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने इज्जत का फलूदा नहीं बनवाना चाहता है। लेकिन सबको पता है कि जब ईरान अटैक करता है तो इजराइल की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और पिछली बार भी जब ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक बम दागे थे, तब जाकर अमेरिका के दरवाजे खटखटाकर हाथ पैर जोड़कर जैसे तैसे मामले को शांत करवाने के लिए इजराइल पहुंचा था दोस्तों। लेकिन इस बार ईरान बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, और इस बार ईरान ऐसा जवाब दे रहा है जो नए तरीके के रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये आती है, जिससे और बड़ा घमासान मच जाता है। वो ये है कि जब से ईरान ने दावा किया है कि उसने नेतन्याहू के लोकेशन पर, यानी नेतन्याहू जहां पर मौजूद रहता है कार्यालय पर अटैक किया है, उसके बाद से नेतन्याहू का एक भी वीडियो, एक भी बयान नहीं आया। तो अब आशंका जताई जा रही है, अंदेशा जताया जा रहा है कि जरूर नेतन्याहू इस पूरे कांड में ऊपर की ओर निकल लिया होगा दोस्तों। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके का सन्नाटा अभी इजराइल के अंदर देखने को मिल रहा है, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा धमाका हुआ है जिस पर इजराइल वाले मुंह छुपाते घूम रहे हैं। और एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका झूठे साबित हुए हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA, जिसका काम होता है कि दुनिया भर के अंदर कहां न्यूक्लियर हथियार बन रहा है, इस बात की जानकारी रखना, उसने बताया कि हमको इजराइल और अमेरिका ने बताया था कि उसने पिछली साल ईरान के उस इलाके में हमला किया जहां पर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका और जो इजराइल दावा कर रहे थे उसे इतर जब हम लोगों ने छानबीन की तो हमको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। यानी पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका झूठ बोलकर ईरान पर हमले कर रहे थे दोस्तों। यानी ईरान के न्यूक्लियर हथियार को रोकने के लिए जो अटैक किया गया था, जो हमला किया गया था, वो पूरी तरीके से फालतू की बात थी। इससे एक बात और पता चलती है कि अमेरिका और इजराइल वाले पूरी तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करते हैं माहौल बनाने के लिए। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आज की स्थिति में, आज के मामले में एक बात तय है कि ईरान के सामने अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से झुक चुके हैं, और आने वाले दिनों के अंदर ये एक बार फिर से जैसे जून में हार कर वापस लौटे थे पिछली साल, उसी तरीके का माहौल फिर बनेगा और फिर कहने लगेंगे कि बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें दोस्तों अमेरिका और इजराइल के संयुक्त यानी एक साथ चल रहे ईरान के हमले के बीच एक बड़ी अपडेट आई है। भारत के अंदर यानी देश भर के अंदर अलग अलग जगह पर जोरदार तरीके का प्रदर्शन हुआ और यहां तक कि इंटरनेट भी बंद कर दिया गया दोस्तों। दरअसल अपडेट यह है कि
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर और कई दूसरे इलाकों के अंदर जोरदार तरीके का प्रदर्शन हुआ। वहीं पर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के अंदर भी प्रदर्शन देखने को मिला। इसे लेकर राज्य के अंदर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी कई तरीके के फैसले लिए गए हैं। लोगों को प्रोटेस्ट करने से, विरोध जताने से रोका जा रहा है, जबकि इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई है। लखनऊ के अंदर भी बंद का ऐलान किया गया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने अली खामेनेई के मामले को लेकर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दुनिया के शिया मुसलमानों के लिए यह गहरा चोट पहुंचाने जैसा मामला है। उन्होंने कहा कि लखनऊ के लिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि लोग अपना शोक जताए, यानी दुख जताने के लिए अपने छतों के ऊपर काले झंडे लगाए और इमाम बाड़ा के अंदर किसी भी तरीके से जो लोग घूमने आते हैं दोस्तों, उनके घूमने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि इमाम बाड़ा वो क्षेत्र है जहां पर शिया मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और वो नहीं चाहते कि आज के टाइम में लोग खुशी या जश्न मनाएं, क्योंकि काफी बड़ा मामला है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि शिया मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा गहरा चोट है, जिसे लेकर कहीं ना कहीं विरोध भी जताया जा रहा है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को लेकर दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने एमके स्टालिन से मुलाकात की, लेकिन एमके स्टालिन और कांग्रेस पार्टी के बीच में बातचीत नहीं हो पाई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी थालापति विजय की पार्टी के साथ में मिलकर गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन अब जो अपडेट आई है वो ये कि राहुल गांधी ने अपने बड़े भाई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को उनके बर्थडे पर, यानी उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। राहुल गांधी कहते हैं कि आपके ही नेतृत्व में तमिलनाडु लगातार आगे बढ़ता रहेगा, आपने बहुत सेवा की है तमिलनाडु की, यानी साफ तौर पर दोस्तों डीएमके पार्टी की तारीफ राहुल गांधी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच में जो आपसी भाईचारा है दोस्तों, उसके बाद सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कई लोग ये दावा कर रहे थे कि थालापति विजय की पार्टी टीवीके पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, कि कांग्रेस पार्टी अब इशारा कर रही है, बल्कि खुलकर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अब वो डीएमके पार्टी के साथ मजबूती से खड़े नजर आएंगे। आप लोग की क्या राय है दोस्तों? क्या डीएमके या कांग्रेस पार्टी का आपस में गठबंधन होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि गठबंधन अगर होना है तो थालापति विजय और कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए? डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी को उस तरीके की सुविधा, उस तरीके की सीटों का नंबर नहीं मिलेगा जिस पर लड़कर कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को तमिलनाडु के अंदर मजबूत कर सके। आप लोगों की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, होने वाले जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को लेकर एक सर्वे के आंकड़े दिए गए हैं। जो आंकड़े हैं जन लोक पोल सर्वे के, वो ये बताता है कि एक बार फिर से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इलेक्शन का रिजल्ट काफी चौंकाएगा। अपडेट ये है दोस्तों की इस बार ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। उसको 41 से 46 सीटें मिल सकती है, जब एआईएमआईएम को 39 से 44 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 32 से 37 सीटें और बीआरएस पार्टी जो पहले सरकार में रही है तमिलनाडु के अंदर, उनको 21 से 26 सीटें मिल सकती है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम आराम से मिलकर आपस में कब्जा कर सकते हैं जीएचएमसी को, यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। ये वो इलाका है जहां पर कांग्रेस पार्टी अमूमन कमजोर मानी जाती है, लेकिन बीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी समर्थन ज्यादा जुटा रही है। इसका मतलब आने वाले दिनों के अंदर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहेगा दोस्तों, और बीजेपी यहां पर दूर दूर तक सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी को गलती से 1-2 सीट एक्स्ट्रा मिल भी गई और वो सबसे बड़ी पार्टी बन भी जाए, तब भी जो स्थिति है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी का अलायंस एआईएमआईएम के साथ में तो होगा नहीं, बीआरएस पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हो भी सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है, क्योंकि राज्य के अंदर अगर बीआरएस पार्टी और बीजेपी वाले गठबंधन कर लेते हैं तो जनता के बीच में क्लियर मैसेज जाएगा कि दोनों मिलकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसीलिए एक बहुत बड़ा वर्ग फिर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथ में आकर खड़ा हो जाएगा। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हैदराबाद में सबसे ज्यादा विकास हो रहा है दोस्तों, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और एक नए तरीके का भारत में शहर का निर्माण हो रहा है, और इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। आप लोग की क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई शिखर सम्मेलन के दौरान कमीज उतारकर विरोध करने वाले, यानी शांतिपूर्ण विरोध करने वाले कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के 9 कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी दोस्तों। इस दौरान जो कोर्ट ने बातें बोली है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। कोर्ट जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि ने कहा कि कृष्ण हरि नरसिंह यादव और कुंदन यादव, अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, राजा गुर्जर और अजय कुमार विमल उर्फ बंटू के साथ साथ सौरभ सिंह और अरबाज खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित
कर दिया है और जमानत मंजूर कर ली गई है। कोर्ट ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ज्यादा से ज्यादा एक प्रतीकात्मक राजनीतिक आंदोलन के रूप में था, यानी केवल एक सिंबल के तौर पर विरोध जताया जा रहा था। नेतृत्व की तस्वीर वाली कमीज, सांप्रदायिक या क्षेत्रीय रंग से रहित गैर भड़काऊ नारे और अस्थायी सभा था, यानी दावा किया जा रहा था कि राजनीतिक और धार्मिक नारे लगाए जाते, भड़काऊ नारे लगाए जाते, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों को जेल में रखा जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं है और कोई भी भड़काऊ नारा लगाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई सबूत इस बात का है ही नहीं। और आप लोग जो बोल रहे हो कि संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया, तो ये लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं कोई संपत्ति का नुकसान भी नहीं हुआ या प्रतिनिधियों में डर भी पैदा नहीं हुआ, तो आखिर आप लोग इस पूरे मामले पर क्यों कार्रवाई करवाना चाहते हो? कुल मिलाकर दोस्तों सरकारी वकील को जमकर कोर्ट ने लताड़ा है और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी सफलता है। कांग्रेस के युवा मोर्चा के लोग जेल से बाहर आएंगे तो वो कांग्रेस नेतृत्व के साथ में खड़े रहने की जमकर तारीफ करेंगे और कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और आगे आने वाले दिनों के अंदर वो अपनी लड़ाई और ज्यादा तेज करेंगे। दोस्तों ऐसे में यूथ कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया है, लेकिन उससे पहले एक जो अपडेट आई है दोस्तों वो ये कि ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे वॉर को सबसे बड़े कारण के तहत लोग जो बताते हैं दोस्तों वो ये कहते हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है, जो जंग चल रहा है दो देशों के बीच में, वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप उसके खिलाफ एप्स्टीन फाइल में आए नाम को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक हाथ एप्स्टीन फाइल, एक हाथ अडानी पर केस, अमेरिका ने इन्हीं दोनों हाथों से नरेंद्र मोदी की गर्दन पकड़ रखी है। इसी कारण नरेंद्र मोदी ने सिर झुकाकर यूएस ट्रेड डील यानी अमेरिका के साथ में व्यापारिक समझौता करके भारत विरोधी शर्तों को मान लिया है। यानी राहुल गांधी जो बातें बोल रहे हैं दोस्तों वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर किए जा रहे कामों को लेकर एक निशाना है, जो बात एकदम सही भी है। राहुल गांधी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और के नेता के विदेश नीति को लेकर सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि भारत के किसानों को ट्रेड डील से काफी मार पड़ने वाली है और इसी बात का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये ट्रेड डील लागू नहीं होना चाहिए। आप लोग की क्या राय है दोस्तों? कैथरीन और अडानी के बाद ये जो पूरा मामला हुआ है वो उससे जुड़ता है? जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के पूर्व विधायक ने मिल्कीपुर के एसडीएम सुधीर सिंह को गोली मारने और जान से मारने की धमकी दी है। बीजेपी के पूर्व विधायक कहते हैं कि एसडीएम साहब आप मुझे हल्के में लेके बैठे हैं, आप हमारी कुंडली ठीक से जान नहीं रहे हैं। एसडीएम सुधीर ने कहा कि माननीय जी पहले मेरी बात सुन ले। इस पर बीजेपी का नेता बोलता है कि बाबा गोरखनाथ गुस्से में आ गए तो कोई बचेगा नहीं, आकर भडरा उतार देंगे। मैं कभी तहसील नहीं गया, जिस एसडीएम को चाहे वही पोस्ट हुआ है, आप जानो और आपका काम जाने, खूब एसडीएम गिरी करो, आ रहे हैं देख लेंगे। बीजेपी के नेता की गुंडागर्दी समय चरम सीमा पर है दोस्तों और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थापना के दावे किए जाते हैं, जो वास्तविकता है वो जमीन और आसमान जितना अंतर वाली वास्तविकता है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे जय पवार ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके वीएसआर वेंचर की उड़ान को तुरंत रोकने की मांग की और 28 जनवरी 2026 को इसी कंपनी के प्लेन क्रैश में जय के पिता अजित पवार का निधन हुआ था। जय पवार ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैंने अपने पिता को खो दिया, ये पीड़ा जिंदगी भर मेरे साथ में रहेगी। उन्होंने लिखा कि इस वीडियो में वीएसआर के मालिक रोहित सिंह मुख्य पायलट की सीट पर उड़ान के दौरान सोते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जब फ्लाइट उड़ाया जा रहा है तब उसका जो मालिक है दोस्तों कंपनी का, वो आराम से नींद ले रहा है, जिसे कहीं ना कहीं पायलट के भी दिमाग पर असर पड़ा होगा और कहीं ना कहीं इससे पायलट को भी नींद जैसा आ रहा होगा। कुल मिलाकर दोस्तों अगर पायलट के बगल में आकर सो रहा है कोई व्यक्ति तो ये अपने आप में एक गंभीर चिंता को जन्म देता है। ऐसे में इन्हीं सवालों के बीच में वीएसआर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब देखना यह है कि अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो पर क्या कोई एक्शन भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि वीएसआर कंपनी जो फ्लाइट से जुड़ी हुई कंपनी है, एविएशन की कंपनी है, उसके बड़े बड़े लोगों के साथ में बातचीत है, संपर्क है और इसीलिए काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखिएगा जरूर। साथ साथ हैदराबाद के अंदर जो नदी मौजूद है दोस्तों मूसी नदी, उसे साफ करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्लान बनाया है। रिवर फ्रंट कांग्रेस पार्टी के लोग बनाएंगे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के मंत्री जब गुजरात पहुंचे तो बीजेपी के लोग कहने लगे कि साबरमती नदी के किनारे बनाए गए रिवर फ्रंट को देखने के लिए, भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए रिवर फ्रंट को देखने के लिए कांग्रेस पार्टी के हैदराबाद के लोग आए हैं, हैदराबाद के मंत्री आए हैं। इसका जवाब देते हुए हैदराबाद कांग्रेस पार्टी के मंत्री ने बोला कि हम लोग यहाँ पर रिवर फ्रंट का वो एरिया देखने आए हैं, ये बात सच है, लेकिन रिवर फ्रंट की जो तारीफ बीजेपी के लोग साबरमती रिवर फ्रंट की तारीफ कर रहे हैं उनको ये समझना
चाहिए कि इनके शासनकाल के दौरान इन लोगों ने 2004 से 14 के बीच में तकरीबन नहीं कुछ तो 10,000 ऐसे परिवार थे जिनको यहाँ से दूसरी जगह पर ले जाने का वादा किया था और आज तक नहीं कर पाए। लोगों को पूरी तरीके से अनाथ छोड़ दिया गया। लेकिन हम लोग जब मूसी नदी के इर्द गिर्द रिवर फ्रंट बनाएंगे और यहाँ साबरमती वाले प्रोजेक्ट से सीखकर जा रहे हैं कि आम जनता को किस तरीके से रखना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, कैसे उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है ताकि उन्हें भी कोई परेशानी ना हो और नदी को साफ भी किया जा सके, रिवर फ्रंट भी बनाया जा सके। हैदराबाद में मूसी नदी साफ करने को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मैदान में कूद रही है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान जारी किया है दोस्तों, बल्कि एक आदेश जारी किया है प्रशासन के लोगों को। उन्होंने कहा है कि हमारे जम्मू और कश्मीर के अंदर बड़ी संख्या में शिया समाज के लोग हैं जो खामिनी जी के मौत के मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए विरोध जताने के लिए मैदान में कूदे हैं, सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने प्रशासन से कहा कि किसी भी तरीके से फोर्स का इस्तेमाल, बल का उपयोग नहीं होना चाहिए, ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लोग विरोध जताने के लिए मैदान में कूदे हैं क्योंकि उनकी भावना अयतुल्ला खामिनी के साथ में जुड़ी हुई थी और इसीलिए उनको उनकी भावना का इजहार करने का मौका दिया जाना चाहिए और प्रशासन को किसी भी तरीके के बल का यानी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा एक तरीके से आदेश भी दिया गया है और गवर्नर के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबको उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है दोस्तों। साथ ही साथ सोचिए, जो व्यक्ति, जो महिला एक वर्ल्ड कप जीती है, उनका नाम SIR लिस्ट में बाहर कर दिया गया हो या फिर उनको अंडर एजुकेशन के अंदर डाल दिया गया हो, यानी उनको फिर से बुलाकर उनसे पूछताछ करके उनका नाम बंगाल में जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, इस बात के लिए तय किया गया हो, तो इतना बदकिस्मती वाला मामला होगा दोस्तों। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पहले लोगों को नोटिस दिया गया था लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, उसके बाद अब 60 लाख लोगों के नाम अंडर एजुकेशन रखा गया है, यानी जांच पड़ताल होगी और जो जुडिशियल अधिकारी होंगे उनके मौजूदगी में इन सभी लोगों से डॉक्यूमेंट लिया जाएगा दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि कई जो बड़े नाम है उनको भी लिस्ट में ऐड किया गया है और ऐसे ही ऋचा घोष का नाम भी ऐड किया गया है जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की एक परमानेंट मेंबर है और उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया था दोस्तों और जानी मानी महिला क्रिकेटर है। इसके बावजूद उनको नोटिस दिया गया है। अब उनको कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद सारे सबूत देने पड़ेंगे, तब उनका नाम जाकर SIR लिस्ट में ऐड होगा। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर गए थे दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों से मुलाकात की है दोस्तों। उनसे पूरे समीकरण के बारे में जानकारी ली है, यानी किस तरीके का मामला, किस तरीके की राजनीति यहाँ चल रही है, इस बारे में उन्होंने पूरी जानकारी लेते हुए आगे आने वाले दिनों को लेकर भी एकदम क्लियर अपडेट दिया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार अपने जिला अध्यक्षों से मुलाकात करते हुए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं और आंध्र प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस पार्टी को अब सरकार बनानी पड़ेगी दोस्तों, काफी टाइम हो चुका है। और तेलंगाना में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा और इसीलिए रेवंत रेड्डी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जगन मोहन रेड्डी की YS शर्मिला कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आंध्र प्रदेश के अंदर मैदान में कूदी हुई हैं। साथ ही साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख हैं दीपक बैज, उन्होंने बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्टर अभियान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी ने एक पोस्टर बनाया है जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता उनके परिवार को लेकर उनके परिवार के द्वारा झेले गए दुख को दर्शाया गया है। बैज ने इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत बयान की आवश्यकता पर जोर दिया, यानी बीजेपी वालों को क्लेरिफाई करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी परिवार को बदनाम करने के लिए वीडियो और पोस्टर शेयर किए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के लोग आजकल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस तरीके का पोस्टर बना रहे हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक, अपमानजनक होता है। हालांकि जब बीजेपी के किसी नेता पर ऐसी तस्वीर, फोटो या कुछ भी बैनर पोस्टर लगा दिया जाए तो भाजपा वाले, पुलिस वाले भेज देते हैं, यानी ये दोहरा मापदंड, दोहरी नीति और इसी तरीके के मामले बार बार सामने आते हैं बीजेपी की ओर से। साथ ही साथ बिहार के अंदर एक और बड़ा नया कांड हुआ है दोस्तों। अपडेट ये है कि बिहार का एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गोपालगंज जिले के अंदर गंगवा गांव में घोघारी नदी पर 2,89,00,000 रुपए की लागत से बनाए जा रहे पुल के गिरने की अपडेट है दोस्तों। RCC पुल का ढांचा सोमवार को ढह गया। अधिकारियों ने कहा कि यह हादसा तब हुआ जब 29 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जा रहा था और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है। घटना के समय कास्टिंग का काम चल रहा था, लेकिन सौभाग्य से कोई मजदूर घायल नहीं हुआ है, जिसे बड़ा हादसा टल गया। और सिद्धवालिया थाने के अंदर जो SHO है, उन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो बिहार के लोगों का है दोस्तों, जहां पर बिहार में एक तो विकास के काम कम होते हैं और जो भी थोड़े बहुत हो रहे हैं, कहीं सड़कें वगैरह बनने को लेकर जो मंजूरी दी गई है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। यानी बिल्कुल भी तकनीक का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं पैसे बनाने के लिए पुल बनाए जा रहे हैं, ऐसा दावा किया जाता है। ये दावा कुछ गलत नहीं है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कास्टिंग के दौरान जोर की आवाज सुनाई दी, इसके बाद
बाद पुल का एक स्लैब अंदर धंस गया और निर्माणाधीन ढांचा कुछ ही पलों में नीचे गिर गया, जिससे दहशत फैल गई इलाके के अंदर। साथ ही साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष उदय भानुचिप को लेकर अपडेट आई है। दोस्तों उदय भानुचिप के जमानत पर पहले रोक लगा दी गई थी, लेकिन कांग्रेस के वकीलों ने फिर से दरवाजा खटखटाया कोर्ट का, तो आखिरकार कोर्ट इस बात पर एग्री कर गया है, यानी कोर्ट मान गया है कि उदय भानुचिप को जमानत मिल सकती है, यानी उनके जमानत पर जो बैन लगाया गया था उस बैन को हटा दिया गया है। उम्मीद है कि इनको आज कल में छोड़ दिया जाएगा, यानी टोटल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब इनमें से 9 को छोड़ दिया गया है। दोस्तों जमानत दे दी गई है और जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बचे हुए थे उनको भी अब जमानत लगभग दे दी गई है, यानी जमानत पर जो बैन लगा था उसको हटा दिया गया। इसका मतलब यह है कि जल्द उनको रिहाई मिल सकती है। अब जमानत पर बैन हटा दिया गया है, तो इसका मतलब जमानत को लेकर जो एक रास्ता बंद था उसे खोल दिया गया है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ माहौल बनता रहता है दोस्तों, यानी दोनों नेता कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाते जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। ऐसे में शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद के ऊपर लगे शोषण के आरोप पर अब बयान आया है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद के लखनऊ में आने पर कहा कि मैं राम भक्त होने के नाते शंकराचार्य जी का लखनऊ में जरूर स्वागत करूंगा। उन्होंने तमाम तरीके की चल रही चर्चाओं के बीच में यह बयान देकर बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उनके रवैये और बीजेपी के जो अन्य नेताओं के रवैये हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर बता दिया है। यानी जहां पर एक और बीजेपी की सरकार जिस तरीके से अपने प्रशासन का दुरुपयोग करके शंकराचार्य जी को परेशान कर रही है, तो दूसरी और दोस्तों बीजेपी का नेता उनके स्वागत की बातें कर रहा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।